हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स है और एसएससी आपकी कमजोरी है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपको डरना नहीं है, मजबूती से आपको इंग्लिश अच्छी करना है। इंग्लिश में सिर्फ बेसिक्स आप पूछा जाता है। हाँ, ये ठीक है कि बेसिक्स अभी पूछा जाएगा, फिर भी आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो आप धीरे धीरे करके पढ़ते रहोगे तो इंग्लिश भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट को आप कभी कमजोर मत समझिएगा। सब्जेक्ट तब तक कमजोर है जब तक आप उस पर कमांड अच्छी करना नहीं चाहते। तो आज अपन समझेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमको उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, देखते ही कि हम आंसर कैसे बनेगा, ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। अगर आप ग्रामीण से हैं, हिंदी मीडियम से रहे, अभी 12th पास आउट होकर आए हैं और आपको लगता है कि यार हम एनडीए करेंगे, सीडीएस में जाएंगे या इसके अलावा डिफेंस एग्जाम में जाएंगे, पर हमारी इंग्लिश बेकार है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आपको डरना नहीं है। कैसे भी करेंगे लेकिन मेहनत करेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से रहेगा और आपको ध्यान क्या देना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ को सिनोनियम जो है ना येलो कलर में कर रखा है, वहां पर जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको अंडरलाइन में मिलेगा। यानी पूरे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है और क्वेश्चन में देखना है कि हमसे पूछा क्या है। तो यहाँ जैसे ये पूछा हुआ है सिनोनियम, बस सिनोनियम पूछा हुआ है, इस पर ध्यान देना और आगे बढ़ जाना है। अब लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। इसका मतलब होता है छोड़ देना। अब हमें बताना क्या है, सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब सिमिलर बताना है। अपन को कैसा बताना है, सिमिलर। सिमिलर का मतलब समानार्थी। अब आप देखो, जो मतलब एवेंडन का है वही मतलब यहाँ पर इन चार में से किसी एक का होना चाहिए। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है लीप। लीप का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, तो लीप का मतलब ही छोड़ देना है, तो हमें एबेंडन का मतलब ही चाहिए। एबेंडन का इक्वल कौन हो जाएगा, छोड़ देना, यानी लीप करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। अगर और भी होता, दूसरा भी होता, तो अपन उसको भी देखते, फिर तीसरा देखते, कहीं ना कहीं अपना आंसर चला जाता। लेकिन पहले वाली ऑप्शन में मिल गया तो हमारा आंसर हो गया। बाकी सबकी अगर अपन बात करेंगे तो इन सब का मतलब होता है पकड़े रहना, पकड़े और रहना। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन अगला। अगला वर्ड जो लिखा है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका मतलब वर्ड लिखा हुआ है ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का अपन को क्या बताना है, उल्टा सिनोनियम बताना है। तो ब्रिलियंट का क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो ब्रिलियंट का मतलब यहां पर अपन ने क्या कहा, बुद्धिमान। अब इसका बिल्कुल सिनोनियम बताना है, समानार्थी बताना है। तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। और बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। आप सोचोगे बहुत ज्यादा हैवी इंग्लिश आती है, आती है, पर ऐसा नहीं है कि वो उसको कर नहीं पाओगे। सबसे पहले हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस हमें छोटे क्वेश्चन से मिलता है, फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर हमें आ रहा है तो छोटा क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हमें आ रहा है तो बड़ा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो क्या छोटा क्या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आप जैसे भी हो बस टिक लगा के आओगे, सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है एंटोनियम बताना है। अब एंटोनियम बताना है तो इसका एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन। अब इसका नया बताना है, उल्टा बताना है, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। ठीक है, मॉडर्न का मतलब क्या हो जाएगा, आधुनिक। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर आ गया। आगे देखें। आगे अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है एक्सपेंड करना। क्या लिखा हुआ, एक्सपेंड करना, और बताना क्या है। देखो, एक्सपेंड करना। अब एक्सपेंड का मतलब पता होना चाहिए, और फिर अपन को क्या बताना, एंटोनिम। तो एक्सपेंड का मतलब होता है खींचना। इसका मतलब खींचना या बढ़ाना, बड़ा करना, बड़ा करना। अब इसका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, छोटा करना। चले इसके बाद देखिए अगला। अगला लिखा है, फिर से अपन को क्या बताना है, सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम क्या, क्विक। क्विक का मतलब जल्दी। अब बताना क्या है, सिनोनियम में सिमिलर बताना है, समान बताना है। तो जल्दी का मतलब क्या होगा, जल्दी में ही जाएगा, तो जल्दी के लिए क्या आ जाएगा,
फास्ट। अगर मान के चलिए कि जैसे क्विक लिखा है और क्विक का अगर आपको उल्टा बताना होता तो फिर आंसर क्या जाता, लेट। तो स्लो नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको देखना पड़ेंगे। अगला लिखा है, अब आ जाएंगे अपने पास वन वर्ड। तो वन वर्ड में लिखा है पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, मैनकाइंड यानी ह्यूमन जाति से क्या करता हो, नफरत करता हो। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन मिज़ेनथ्रोप। क्या कहते हैं, मिज़ेनथ्रोप। तो मिशन जो तो थ्रोप होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि मानव जाति से नफरत करता हो। होते हैं भाई ऐसे कई लोग होते हैं जो मानव जाति से नफरत करते हैं, ठीक है, जिनको नहीं होता है पसंद। अब ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जैसे साइको टाइप के होते हैं, इनको नफरत हो जाती है, इन कोई पर्टिकुलर कारण बन जाता है, वो नफरत हो जाती है। जैसे आपने कठपुतली जो वेब सीरीज है उसको देखा होगा, कुछ नहीं है, बचपन में उसके साथ कुछ क्या कहते हैं अनहोनी हो जाती है, शायद गुड़िया वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद वो साइको बन जाता है। तो साइको भी बन जाता है, अब उसको ही वही तो चीज हो जाता है कि मिज़ेनथ्रोप है, यानी उसको मानव जाति से नफरत हो जाती है। मर्दानी मूवी में भी था, उसको भी मिज़ेनथ्रोप हो जाता है, उसको भी नफरत हो जाती है, वो किलिंग करता रहता है, उसको किलिंग करने में शौक होता है, तो मिज़ेनथ्रोप होता है, उसको क्या है, नफरत हो गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला, वन हु नोब्स मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, तो उसको अपन कहते हैं लिंग्विस्ट। क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वन हु राइट्स पोयम, एक ऐसा व्यक्ति जिस जो क्या है पोयम लिखता हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पोइट। क्या कहेंगे, पोइट, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला देखो, क्वेश्चन आ गया, अब अपना क्वेश्चन जो है वो आ गया क्या कहते हैं नो एरर पर। तो नो एरर पर जो क्वेश्चन आया उसको पढ़ो। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द ग्रामेटिकली एरर। आपको सेंटेंस पढ़ना और उसमें क्या ढूंढना है, ग्रामेटिकली एरर बताना। अब ग्रामेटिकली एरर को समझना, जो बच्चे नए हैं वो एरर को समझना कि एरर को फाइंड कैसे करते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आगे की तरफ चलता है, लेकिन इसकी जो नंबरिंग होती है वो उल्टी चलती है। जैसे अपन यहां से ये यहां से यहां तक पढ़ेंगे ना, तो ये ए लिखा है, अब ये पूरा भाग ए हो गया। फिर अपन आगे बढ़े और यहाँ पर बी लिखा है तो ये बी का भाग हो गया। फिर अपन आगे बढ़े और ये सी लिखा है तो ये सी का भाग हो गया। और फोर्थ हो गया नो एरर। अब समझना, आपने देखा कि ये फर्स्ट और इसके बाद ये सेकंड और फिर ये लिखा थर्ड और ये लिखा फोर, और फोर पे क्या है, नो एरर। फोर पे क्या है, नो एरर। अब ध्यान देना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे पहले वाले में मिस्टेक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने देखा नहीं नहीं पहले वाले में मिस्टेक नहीं है, सेकंड वाले में मिस्टेक है, तो आपका आंसर पहला वाला नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आपने क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में मिस्टेक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पहले में मिस्टेक नहीं मिली, दूसरे में नहीं मिली, तीसरे में भी नहीं मिली, यानी पहले दूसरे तीसरे भाग में अगर मिस्टेक नहीं मिली है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। अब समझना, आंसर आपका तब भी जाएगा जब एरर होगी, और आंसर आपका तब भी जाएगा जब उसमें एरर नहीं होगी। जब एरर होगी तो ठीक है, जिस पार्ट में मिस्टेक है वो आपका आंसर हो गया, और अगर एरर नहीं है तो आंसर आप सबसे लास्ट वाला लगाओगे, जिसका मतलब होता है दिए गए क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कहां पर एरर है, बस उसी को टिक करेंगे। ए बी सी डी किस में रहेगा, जैसे लिखा आई एम लिविंग हेयर, तो आई हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लविंग क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एम के साथ में फोर्थ फॉर्म आता है यहाँ तक, ठीक है। हेयर ये आ गया सिंस 2020 विथ माय फैमिली, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में सन 2020 से रह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंस और फोर मिल गया। अब आपको अच्छे से समझना है, कभी भी अगर आपको सिंस और फोर मिल जाए और सिंस और फोर के साथ में टाइम दिया हो, तो हमेशा याद रखना इसके साथ में तीन हेल्पिंग वर्ब जुड़ती हैं, हैज बीन और हैव बीन। इसके अलावा हैड बीन, इसके अलावा विल हैव बीन,
या सेल, हैव और ये बीन, ठीक है, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, ये आ गया। और हर हाल में बेटा ध्यान रखना इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो अब देखो सिंस और फॉर दिया है और साथ में क्या दिया, टाइम। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, या तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हैज बीन हैव बीन होगा, या फिर पास्ट के अकॉर्डिंग हैड बीन होगा, या फिर फ्यूचर के अकॉर्डिंग विल हैव बीन और सेल हैव बीन होगा, इसी में से कोई एक होना चाहिए। आप यहां देखोगे तो क्या लिखा है, एम। इज एम आर के साथ में कभी भी टाइम चलता ही नहीं है, अपन ये कह सकते हैं कि टाइम के साथ में कभी भी इज एम आर नहीं चलता है। तो टाइम के साथ में कभी भी इज एम आर नहीं चलेगा। आप देखोगे यहाँ पर टाइम दिया और फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिए, एम दिए, तो इसका मतलब यहाँ मिस्टेक है। और यहाँ मिस्टेक है तो ये कौन से पार्ट में है, ए में है, तो आंसर क्या हो गया, ए। ऐसे देखते हैं, जो नए बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके सीखेंगे, और जिनको आता है वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें। और ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश में डर लगता है वो इंग्लिश में अपना डर निकालें, धीरे धीरे करके सीखें, सीखना चालू करें। क्योंकि अगर आप एग्जाम देना चाहते हो और एग्जाम में आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं और आप सोचो कि मैं एक में कमजोर हूं और उसमें कमजोर ही रहना चाहता हूं, मैं 3 पर फोकस कर लूंगा तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपके में चारों चीजें आ रही हैं तो चारों में ही आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो जब करना ही है तो फिर पीछे क्या हटना, तो थोड़ी सी मेहनत करो और आगे बढ़ो, और धीरे धीरे करके डर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डर हमेशा ही रहेगा, नहीं नहीं, धीरे धीरे करके डर खत्म हो जाएगा, बस आपकी मेहनत है, आप मेहनत करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन पे लिखा आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, आर प्लेइंग नंबर बी इन द फील्ड नंबर सी और नो एरर। तो यहाँ पर जो लिखा ना आइदर ऑफ के बाद में ये लिखा है बॉयज। अब ये जो आइदर लिखा है इसका मतलब होता है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। तो इनमें से किसी एक की बात करेंगे तो वो एक हमारे लिए कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। और अगर वो सिंगुलर होगा तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा आइदर ऑफ द बॉयज और फिर मैंने लिखा इज और ये आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। क्योंकि यहाँ बॉयज में से हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी एक की, तो हमारा सब्जेक्ट वो सिलेक्ट किया हुआ एक माना जाएगा और एक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का। तो यहाँ जैसे इज आया ना वैसे यहाँ पर आर की जगह पर किसका प्रयोग करना चाहिए था, इज का। कौन से में, बी में, तो आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर। देखो इसके बाद देखिए अगला, प्लूरल ऑफ माउस इज, यानी आपको क्या करना है, माउस का प्लूरल बताना है। तो माउस का प्लूरल होता है माइस, ना तो एस लगता ना ई एस लगता और ना ही किसी और तरीके से रहेगा, ठीक है। एस और ई एस तो भूल जाओ। तो हमेशा ध्यान रखना माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसमें सिंगुलर का प्लूरल होता है, जिसमें ना तो एस लगता ना यस होता है, उसका फॉर्मेशन ही चेंज होता है। उनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए प्लूरल ऑफ लीफ, तो लीफ का ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्या लगता है, वी ई एस। तो एफ हटा देंगे, एफ की जगह क्या लग जाता है, वी एस। तो ये क्या हो जाएगा, लीव्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स। चलिए इसके बाद देखिए अगला, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी आपको इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बताना है। तो यहाँ लिखा है सिद्धार्थ रॉट ए लेटर। पूरे सेंटेंस को आपको बनाना नहीं है, बस तरीके से चलना। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, वॉज और वर्ब में। अब वॉज वर्ब उठाओ, इसमें कहाँ है, पहला वाला वॉज है, ये रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हटा दीजिए, ये वॉज है। और लास्ट वाला हो गया, तो ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर वॉज, रॉट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिटर्न, ठीक है ना। अब देखोगे इसमें क्या लिखा है, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ का तो ये सिद्धार्थ ही लिखा है तो ये भी हट गया। तो यहाँ देखोगे अ लेटर वॉज रिटन बाय सिद्धार्थ, तो आंसर क्या हो गया, ए वाला। बहुत सिंपल से आते हैं, बस आपको बहुत अच्छे से अपना सिलेबस पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। आपको पकड़ना क्या, आर। अगर एक्टिव का टेंस इज, एक्टिव का टेंस इज एम आर में दिया है
तो पैसिव किस में बनेगा, इज, एम, आर में ही बनेगा। और साथ में आप किसका प्रयोग करोगे, बीइंग का। आप देखो बीइंग किस में, इसमें बीइंग है, ठीक है, इसमें वॉज है तो ये हट गया, इसमें प्लेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो ये हट गया, और इसमें बीइंग है, यानी दो ऑप्शन हट गए, हमारे पास दो बचे। अब दो में से हमारा कोई एक आंसर होगा। ये क्या है, सब दे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, दे क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्रिकेट क्या हो गया हमारे लिए, ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपने लिए ऑब्जेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना कि दे सब्जेक्ट है तो दे से स्टार्ट तो होगा नहीं, तो ये दे से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास पहला वाला। अब एक ही तो बचा है, ये दोनों तो इसलिए हट गए क्योंकि इसमें जो चीज चाहिए वो ही नहीं है, इसमें है लेकिन सेंटेंस का जो तरीका है वो गलत है, तो ये हट गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, एक बचा हुआ था वही हो गया। आपको क्वेश्चन बनाना नहीं है, ध्यान रखो, क्वेश्चन देखना है और देखते ही कि हम आपको अपना आंसर लेकर आना है। और आंसर तभी लेकर आ पाओगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ लेना बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ोगे अपना आंसर ले आओगे। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे बहुत ज्यादा डीप होकर जा रहा है, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि डर तभी खत्म होगा जब आप वास्तव में उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। अगर सिलेबस बिना कंप्लीट किए और आपके अंदर डर है और फिर आप उसी चीज से और लड़ने के लिए जाओगे तो वो डर और ज्यादा हावी हो जाएगा। मतलब बिना ताकत के जाओगे तो जिस चीज से डर लगता है उससे और डबल डर बैठ जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। और एक बार अगर सामने वाले से पिट गए तो उसका जो भय है वो हमेशा आपके मन में रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं ताकत हो तभी लड़ना चाहिए। तो कोशिश करो कि यार अपन इस डर को खत्म करें, और डर को खत्म करने के लिए आपको करना होगा सिलेबस पढ़ना। PQRS भी करिए, PYQ जो सीरीज है वो भी करिए, आप सिलेबस को पढ़ लीजिए। फिर एक ही टॉपिक को सीखने के बाद मैं तो कह रहा हूँ आप 1000 क्वेश्चन करो कम से कम, कोई बात नहीं है। आप 1000 क्वेश्चन करोगे आपके लिए अच्छी बात है, करना भी चाहिए। 1000 क्वेश्चन कर रहे हो करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर तब जब वो आपको आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो लिखा है ना वो नरेशन पे लिखा हुआ है, किस पे लिखा हुआ है, नरेशन पे। अब जो सेंटेंस नरेशन पे लिखा, नरेशन में क्या करते हैं, नरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जब हमारे एग्जाम में आ जाता है तब अपन क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए तो उसको भी समझो। आपको कुछ नहीं करना, बस आर बी में आपको मेन वर्ब उठाना है। आर बी में मेन वर्ब क्या है, कैन। आप देखोगे जो कैन है इसका पास्ट होता है कुड। आप कुड देखो इसमें कहा है, ये कैन है, हट गया, ठीक है, ये कुड है, ये कुड है और ये कुड है, तीन कुड हो गए, ठीक। अब तीनों तो आंसर हो नहीं सकते, अब और देखेंगे भाई और क्या होगा, क्या लिखा है सेड, तो यहाँ क्या लिखा है सेज, तो ये हट गया। अब ये दोनों बचे हुए, तो दो हमारे पास, पहला ये था और दूसरा ये था। अब हम तीसरा कीवर्ड पकड़ेंगे, हमारे पास तीसरा कीवर्ड क्या है, दिस। दिस का अगर अपन देखेंगे तो दिस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में होता है दैट, तो यहाँ पर क्या है दैट और यहाँ पर क्या है दिस, तो ये हट गया। अब आंसर केवल क्या बच्चा, बी वाला, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी अपने पास तीन कीवर्ड थे, कितने कीवर्ड थे, तीन। अब अगर आपने नरेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है, नरेशन क्लियर है, तो आपके पास जो तीन टॉपिक है इस तीन टॉपिक में से आप कोई भी एक टॉपिक से अपना आंसर कर सकते थे, कोई भी एक टॉपिक से। यानी कोई भी एक कीवर्ड को पकड़ लो और कोई भी एक कीवर्ड से आप अपना आंसर ला सकते थे। जैसे पहले ही सेट पकड़ लेते, सेट पकड़ लेते तो ये कट जाता। फिर सेट तीनों में दिया हुआ है तो कैन पकड़ लेते, कैन से पकड़ते तो यहाँ पर ये हट जाता, ये दोनों बचते। फिर आप दिस को ले लेते, दिस से ये हट जाता, ये बचता, बचता कि नहीं बचता। और अगर आप पहले ही दिस ले लेते तो ये दोनों हट जाते, फिर ये दोनों बचते। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन तब जब आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। चलिए अगला, सी सेड वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पर जो आर लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है, इस आर का क्या बनेगा, वॉज वर्ब, क्या बनेगा, वॉज वर्ब। आप देखो वॉज वर्ब कहाँ है, ये हो गया वॉज, और ये आर ये हट गया, ये वॉज है और ये वर है, यानी एक ऑप्शन अपना हट गया। अब आप देखोगे ये लिखा है सेट। अब सेड की जगह आप इंटेरोगेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। तो यहाँ पर देखोगे सेड, यहाँ पर सेड सेज है और यहाँ पर सेड है, तो ये तीनों हट गए, आंसर केवल एक।
इसका मतलब अगर पहले हम सेट पर ध्यान दे लेते तो हमारा आंसर और भी जल्दी आ जाता। तो कोई स्टूडेंट कहीं पर ध्यान जल्दी चला जाता है, किसी का कहीं पर चला जाता है। आप जब तक यहाँ पर क्या आर को फाइंड कर रहे थे, आर को देख रहे थे, तब तक किसी और का ध्यान सेट पर चला गया, या मेरा ध्यान चला गया तो आप इसको देख रहे हो, मैं इसको देख रहा हूँ तो आप इसको देख रहे हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपना डर निकाल दोगे और अच्छे से इंग्लिश को सीखेंगे। ठीक है, चलो अगला ब्लैंक है, सी ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर सिंस के साथ में मॉर्निंग आ गया, यानी टाइम आ गया। और मैंने अभी आपको बताया था अगर कभी भी आपको सिंस और फोर मिल जाए, क्या मिल जाए, सिंस और फोर, और इसके साथ में ध्यान रखना टाइम जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंस फोर अकेला हो, नहीं, सिंस फोर के साथ में टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर टाइम है तो ये तीन टेंस बनेंगे, हैज बीन यानी तीन हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैज बीन, हैव बीन, इसके अलावा हैड बीन, इसके अलावा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। और हर हाल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हर हाल में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो आप देखो ऑप्शन कौन कौन से है, ये स्टडीज लिखा है, स्टडीज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, स्टडीड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बीन और ये इज। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो ये हट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, केवल हैज बीन और हैज बीन स्टडिंग। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग लिख लेना, हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करे, लेकिन सिलेबस जरूर पढ़ना। देखें इसके बाद अगला, ही ब्लैंक द वर्क यस्टरडे। अब इसमें अपन को ब्लैंक भरना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यस्टरडे। यस्टरडे जो है ना वो अपने लिए क्या है, कीवर्ड है, और ये कीवर्ड किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये कीवर्ड किसका हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये डज और ये डिड और ये डन। तो डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डूइंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिड, क्योंकि हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। जैसा जैसा कीवर्ड होगा वैसा ही टेंस बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला, फॉन्ट ब्लैंक म्यूजिक। तो यहाँ पर अपन को फॉन्ट के साथ सही प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है ना। आपको किसका यूज करना है, प्रीपोजिशन का। अब समझना, अगर एग्जाम देने जा रहे हो, डिफेंस के आपने सोची और एग्जाम देने जा रहे हो, तो प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी फॉन्ट मिल जाए, अवेयर मिल जाए, विवेयर मिल जाए, इसके अलावा अफ्रेड मिल जाए, इसके अलावा आपको हार्ड मिल जाए, ये कभी भी मिल जाए, तो इनके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का, ओ एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। और इनको याद कर लेना, डिफेंस का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सारी चीजें पूछी ना जाती हो, तो याद कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको एक वर्ड में एक क्वेश्चन मिला है और एक क्वेश्चन से अगर अपन चीजों को समझ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर और भी चीजें मिल रही है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यार हमें इनको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन अगर आया तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ही अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। अगला आ गया, और मैंने अभी बताया था कि अफ्रेड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। ठीक है, चलिए आगे अगला, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट। आर्टिकल का यूज करना है, तो ऑनेस्ट के साथ में अपन किसका यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट। तो आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर से आर्टिकल, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सन के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, दा का। किसका प्रयोग करते हैं, दा का। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, दा। देखिए अगला क्वेश्चन, बी ब्लैंक प्लेइंग नाउ। अब बी प्लेइंग नाउ लिखा है, अब यहां पर जो लिखा है वर्ब प्लेइंग, प्लेइंग क्या है अपने लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपको देखना ये है कि ये जो प्लेइंग लिखा है और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है।
ये क्या है, ये प्रेजेंट की है, और इसके अगर अपन बात करेंगे तो ये किसके लिए है, पास्ट के लिए। और देखोगे तो चारों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा, इसे चारों ही जो लिखे हुए ना ऑप्शन, उन सब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी इज के साथ भी फोर्थ फॉर्म आता है, इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म आएगा, वॉज वर्ब के साथ में भी फोर्थ फॉर्म आएगा। लेकिन हमें कोई एक चाहिए। आप क्या देखोगे, आप देखोगे वी प्लूरल है, और वी प्लूरल है तो आप देखोगे इज हटा दोगे और यहाँ से वॉज हटा दोगे तो भी कंफ्यूजन में रहोगे। बताओ क्या आएगा, आर आएगा कि हैव आएगा। अच्छा हैव लिखा है, मुझे लगा वर लिखा हुआ है, तो ये भी हट गया, अपना हैव तो पहले हट गया, ठीक है ना। तो अब आंसर क्या बचा हमारे पास, आर। यानी वी के अकॉर्डिंग भी चले, वी के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा और हैव नहीं आएगा। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ना कि फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म है तो हैव नहीं आएगा। आंसर केवल एक ही बचा था। मुझे क्या लगा यहाँ पर कि ये हैव नहीं वर लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड क्या दिया हुआ है। मान लो कि अगर मैं इस हैव को हटा दूं और इसका यहाँ पर ऑप्शन मैंने दे दिया वर, तो क्या आएगा, तब तो अपन ने इज हटा दिया, वॉज हटा दिया, तब तो यहाँ पर आर और वर दोनों ही आ सकते हैं ना। लेकिन आगे कौन बैठा है, नाउ, और नाउ जो है ना वो क्या है, कीवर्ड है। और ये कीवर्ड हमारे लिए, हमारे किसके लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इज एम आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आंसर अब क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हो गया, चलो आगे देखें। आई ब्लैंक हिम यस्टरडे। अब यहां पर फिर से यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप देखो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सीइंग क्या हो जाएगा हमारे लिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म कहाँ है, सो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारा आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो, द रिच ब्लैंक हैप्पी। अब यहाँ पर इज एम आर, वॉज और हैव्स में से कोई एक का यूज करना है। हमेशा याद रखना, ये लिखा है रिच, और रिच के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, द, तो इसका मतलब है ये पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। ये पूरी किसकी बात कर रहा है, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये पूरे किसकी बात कर रहा है, समुदाय की। और जब ये समुदाय की बात कर रहा है तो ये समुदाय हमारे लिए क्या माना जाएगा, प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी कैसी होगी बेटा, प्लूरल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अब एक चीज पर ध्यान देना, अगर मैंने लिखा रिच और ये मैंने लिखा द रिच, दोनों का डिफरेंस समझते हो। रिच का मतलब है मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, रिच का मतलब मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, एक के लिए, ठीक है ना, एक के लिए, फॉर सिंगल, मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने द रिच लिखा तो इसका मतलब है जितने भी अमीर हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूं। यहां मतलब मैं सभी अमीरों की बात कर रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा, सभी अमीरों की बात। समझ गए बात को। जब अगर मैंने यहाँ पर लिखा पुअर तो इसका मतलब मैं किसी एक गरीब की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया द पुअर तो इसका मतलब मैं सभी गरीबों की बात कर रहा हूँ। द पुअर मतलब गरीब एक के बारे में बात कर रहा है, और द पुअर अगर अपन ने लगा दिया तो पूरी कम्युनिटी हो जाएगा, यानी मैं सभी गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंस होता है। अगर यही क्वेश्चन अकेला लिखा होता रिच ब्लैंक और ये लिखा होता है हैप्पी तो ये सिंगुलर हो जाता है, तब आप किसका प्रयोग करते हैं, इसका। और रिच के साथ में दा लगा मतलब सभी अमीरों की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब भी प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर। एक एक चीज को डिफाइन करना मेरा काम है और उसको समझना आपका काम है। चले आगे बढ़े, देखें अगला जो लिखा है आइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, तो फिर से आ गया। अब ये जो आइदर इसके बाद ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद में यहाँ क्या लिखा है, बॉयज। बॉयज क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन इस प्लूरल में से क्या, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक,
और जब हम इनमें से किसी एक की बात करेंगे, किसी एक की बात करेंगे, तो वो जो एक है वो एक हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और अगर ये हमारे लिए सिंगुलर है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। आप कहोगे सर वहां पर तो लिखा है बॉयज, अरे इन बॉयज में से कोई एक, मान के चलो मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर 3 पेन है, तो 3 पेन का होना मेरे लिए क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। 3 पेन है ना, तो 3 पेन का मेरे लिए क्या माना जाएगा, प्लूरल। लेकिन इसमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने इनमें से किसी एक का सिलेक्शन किया, तो मैंने इसमें से ये वाला ग्रीन पेन ले लिया। अब ये जो ग्रीन पेन मैंने ले लिया, तो मैं इसी के ही तो पैसे दूंगा ना मार्केट में, मतलब मैं इसी के ही तो पैसे कटाऊंगा, मैं लिखूंगा भी इसी से। तो मैंने कहा मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन का होना मेरे लिए प्लूरल है, लेकिन मैं इसमें से अगर किसी एक को चुन लूं तो चुना हुआ मेरा पेन माना जाएगा। आप कहोगे सर तीनों के तीनों चुन लूं तो चुन ले, तेरी मर्जी है, प्लूरल माना जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन तब वो सेंटेंस ऐसे नहीं बनेगा, फिर उसमें आइदर नहीं होगा, फिर डायरेक्ट बॉयज होगा। देखो एक क्वेश्चन को समझना, अगर मैंने यहां पर लिखा द और ये मैंने लिखा बॉयज, ठीक है, और ये मैंने लिखा प्रेजेंट, इसमें और इसमें अंतर समझ रहे हो। इसमें क्या लिखा, आइदर, आइदर का मतलब ही है, आइदर का मतलब ही है बहुत सारे लोगों में से किसी एक को चुनना, यानी मेरे पास 3 पेन है, 3 में से मैं एक को चुनना, इसका मतलब ही होता है। आप तीनों को चुनोगे तो आइदर थोड़ी ना से आएगा, आइदर का यूज करेंगे नहीं। तो जब हम किसी प्लूरल में से जब हम किसी एक को चुनते हैं तो आइदर का यूज करते हैं। आइदर का मतलब होता है इनमें से कोई एक, तो वो कैसा माना जाता है, सिंगुलर। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब सिंगुलर। जैसे आइदर ऑफ बॉय और बॉयज, तो ऑफ की वजह से पहले क्या आएगा, बॉयज। अब कहा कि बताओ इज आएगा कि आर आएगा, तो यहां पर इस बॉयज में से क्या, एक, ठीक है, इन लड़कों में से कोई एक, इन लड़कों में से कोई एक, तो कोई एक हमारे लिए कैसा हो गया, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर हो गया तो इसके साथ में जो हेल्पिंग और मेन वर्ब है वो भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया। चलो ठीक है ना। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने और जाना करा दिया, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो भी डिफेंस के स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनके साथ में शेयर जरूर करिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और आप सोल्जर्स की नौकरी पे जा रहे हो, सोल्जर्स की स्टडी कर रहे हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, तो मोटिवेशन से जाना, आपके दिल के अंदर और आपके दिमाग के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा। चलिए ठीक है, तो वीडियो के साथ में मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने समझाए वो अच्छे तरीके से समझना। जय हिंद।